हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। ये हमारे पास वीडियो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 14। तो अभी तक हम 13 पार्ट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन का ही अगला टॉपिक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, उनके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है, और बेसिकली हम लेंसेज और उनके पार्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, क्योंकि इससे अगला जो भी पोर्शन है इस चैप्टर का वो सारा आप इसी के बेस पे कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और जो क्वेश्चन आंसर भी आगे करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो उसके लिए भी ये जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास रहने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। यू माइट हैव सीन पीपल यूजिंग स्पेक्टिकल फॉर रीडिंग। आपने लोगों को देखा होगा चश्मों का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। दी वॉच मेकर यूज स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स। जो वॉच मेकर होते हैं, कभी आप उनके पास गए हो घड़ी ठीक करवाने के लिए, तो घड़ी में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, रिपेयर करते टाइम पे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड? क्या आपने कभी किसी मैग्नीफाइंग ग्लास का सरफेस अपने हाथ से टच किया है? क्या वो सरफेस हमेशा प्लेन होता है या फिर मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है? इज इट थिकर इन द मिडल और एजेस? तो बीच में से मोटा होता है या साइड में से मोटा होता है, एजेस पर से मोटा होता है? अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा तो उसका लेंस आपको बिल्कुल इसी लेंस की तरह दिख जाएगा। बीच में से वो होगा मोटा, इस तरह से थिक होगा बीच में से, और एजेस पर वो पतला होता जाएगा। The glass used in the spectacle and that by the watchmaker are the example of lenses। ये जो ग्लास, ये जो कांच के टुकड़े जो यूज़ करते हैं वॉच मेकर या जो चश्मों में यूज़ होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेंसेज। एक्चुअल में लेंसेज क्या होते हैं और ये किसी लाइट की रे को कैसे बेंड करते हैं, यही सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इस सेक्शन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें लेंसेज के बारे में क्या बताया है। सबसे पहले आपको लेंस की डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे किसी लेंस को। देखो, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेसेस होंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिसके दो सरफेसेस है। एक सरफेस इस तरफ को है, दूसरा सरफेस इस तरफ को है। तो दो सरफेसेस हैं, इसके इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो बाउंड है या फंसा हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लेंस। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो इसका मतलब होता है कि जो लेंस होता है, कम से कम उसका एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है दोनों भी स्फेरिकल हों, जैसा ये जो लेंस हमने यहाँ पे देखा, इसमें दोनों ही इसके जो सरफेसेस हैं वो मुड़े हुए हैं, स्फेरिकल हैं। हो सकता है किसी लेंस में एक ही सरफेस स्फेरिकल हो, ठीक है, इस तरह का वो देखने के लिए हो, ठीक है, या फिर एक सरफेस अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ हो उसका। तो ये जो लेंसेज हैं, कुछ आपको इस तरह के भी लेंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, पर होंगे उसके दो सरफेसेस और उनमें से कम एक सरफेस कैसा होगा, मुड़ा हुआ होगा, चाहे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो चाहे बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। तो यही बता रहा है, जो यहाँ पे दो एग्जाम्पल जो हमने देखे, एक सरफेस उनमें प्लेन है, एक मुड़ा हुआ है। A lens may have two spherical surface bulging outward. Such a lens is called double convex lens। तो ऐसा लेंस जिसमें जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं बाहर की तरफ को मुड़े हैं, दोनों ही साइड से बाहर की तरफ को मुड़े हुए हैं, इस तरफ को भी एक कन्वेक्स अरेंजमेंट बन रही है, इस तरफ को भी एक कन्वेक्स अरेंजमेंट बन रही है,
ठीक है, हमने देखो जब मिरर के बारे में पढ़ा था, कनकेव कन्वेक्स 2 टाइप के मिरर होते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रिक से याद किया था हमने कि अगर अंदर की तरफ को मुड़ा है या उसमें केव की तरह का स्ट्रक्चर बना है तब तो वो कनकेव है। अगर बाहर की तरफ को मुड़ा है तो उसको कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है? तो ऐसे लेंसेज़ जिनमें जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, जो बाहर की तरफ मुड़े हैं दोनों के दोनों, उनको देखो 2 सरफेसेस बाहर की तरफ को मुड़े हैं इसलिए इसको बोला जाएगा डबल कन्वेक्स लेंस या सिंपली कन्वेक्स लेंस भी इसको बोल देंगे। ठीक है? तो चैप्टर में आगे अगर कन्वेक्स लेंस लिखा है तो वहाँ पे हम डबल कन्वेक्स लेंस की ही बात कर रहे होंगे। तो ऐसे सिंपल जो प्लेनर कन्वेक्स लेंस है उसकी बात हम इसमें नहीं करेंगे। इट इज़ थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। ये बीच में से थिक होता है, मोटा होता है और एजेस पर ये पतला होता है। अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.12 ए। यहाँ पे आपको फिगर 10.12 का ए दिया हुआ है। इस पे गिरने वाली सभी रेज को ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा एक जगह पे, ठीक है? जितनी भी रेज़ इस पे पड़ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उन सभी को ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ठीक है? तो ये जो लेंस है क्योंकि ये लाइट की रेज़ को कन्वर्ज करता है, अंदर की तरफ को इकट्ठा कर देता है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। हैंस कन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग। सिमिलरली हमारे पास डबल कनकेव लेंसेज भी होंगे। डबल कनकेव लेंसेज किसको बोलेंगे? अ डबल कनकेव लेंस इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। ऐसा लेंस जिसमें जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं अंदर की तरफ को मुड़े होंगे, अंदर की तरफ को कर्व होंगे, उनको बोलेंगे डबल कनकेव लेंस या इसको सिंपली कनकेव लेंस भी बोल देंगे। तो इस चैप्टर में जब भी कनकेव लेंस की बात हो रही होगी, कनकेव लेंस आपको लिखा दिख जाएगा, तो हम सिंपली इस डबल कनकेव लेंस की ही बात कर रहे होंगे। ये जो लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस से थोड़ा उल्टा होता है। इसमें ये बीच में ये पतला होगा और एजेस पे ये मोटा होगा। देखो एजेस पे आपको ये थिक दिखाई देगा और जो बीच है, सेंटर है इसका, वहाँ पे आपको ये थिन दिखाई देगा। Such lenses diverge light ray as shown in figure 10.12b। यहाँ पे आपको फिगर 10.12b दी हुई है। तो उसमें आप देखेंगे जो भी लाइट रे कनकेव लेंस पे पड़ रही है तो उसको बाहर की तरफ को भेज दे रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, डाइवर्ट ऐसे कर रहा है कि अगर इसको हम पीछे की तरफ को बढ़ाएं या फिर तो हमें ऐसा लगेगा कि वो मान लो दोनों रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ को कोई लेंस अगर भेजता है तो उसको बोल रहे हैं कि उसने डाइवर्ट कर दिया रेज को। ठीक है, डाइवर्ट कर रहा है तो इसलिए इसको एक डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे उल्टा रहेगा कनकेव लेंस और कनकेव मिरर के केस में। देखो आपको याद होगा कनकेव मिरर वो कन्वर्जिंग मिरर था और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। तो लेंस और मिरर को दोनों को अलग अलग याद आपने करना है। उनको इकट्ठा याद करेंगे तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है और यहाँ पे गलती भी हो सकती है आपको याद करने में। ठीक है, या फिर आप सिंपली आप इसको याद ऐसे याद कर लें कि कनकेव लेंस और कनकेव मिरर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वैसे ही कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर भी एक अपोजिट होंगे। देखो कन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग था पर कन्वेक्स लेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग है। तो यहाँ एक चीज़ ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे या समझेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं हमें क्या बता रहा है। A lens, either convex lens or concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces form a part of sphere. ये जो लेंस होते हैं, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, ये किसी इसके जो दोनों जो सरफेसेस हैं, कर्व्ड सरफेसेस हैं, वो किसी बड़े स्फेयर के पार्ट होंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास स्फेयर है और एक दूसरा स्फेयर हमारे पास है। तो देखो उन दोनों का जो कॉमन रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में, वो आपको एक कन्वेक्स लेंस की तरह वो आपको नज़र आएगा। तो कन्वेक्स लेंस का ये वाला जो सरफेस है
एक एक स्फेयर का पार्ट है और दूसरे वाला सरफेस दूसरे स्फेयर का पार्ट है। यही चीज़ हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। सेम टू सेम आपको कनकेव केस में भी देखने के लिए मिलेगा। इस तरह मैं दो स्फेयर बनाता हूँ, दोनों के जो बीच में रीजन है वो आपको दिखेगा कनकेव लेंस की तरह से। ठीक है, इस लेंस का एक सरफेस एक स्फेयर बड़े स्फेयर का पार्ट है और दूसरा सरफेस किसी बड़े दूसरे स्फेयर का पार्ट है। द सेंटर ऑफ दी स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज। ये जो स्फेयर हमारे पास आए इनके सेंटर भी होंगे कोई ना कोई, क्योंकि स्फेयर का हर बार एक सेंटर होता है। तो जो इनके सेंटर हैं वो इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। तो जैसा अभी पिछले जैसा मिरर के केस में भी हमने डिस्कस किया था, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास हैं, इसलिए एक को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं C1 से और एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं C2 से। तो यहाँ पे जो इस लेफ्ट साइड वाला है इसको C1 से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट साइड वाले को C2 से। दोनों ही केसेस में ऐसा करेंगे, लेफ्ट साइड को C1 राइट साइड वाले को C2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और अब बता रहे हैं आगे, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं इनमें से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अगर पास हो इस तरह से, ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसा हमने डिस्कस किया उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो किसी लेंस का जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको लेंस दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लेंस आ गया, ये एक यहाँ पे आ गया C1 और यहाँ पे आ गया C2। इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, उसको बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर O के साथ। तो इसको आप देखेंगे O के साथ रिप्रेजेंट किया होगा, जितनी भी डायग्राम्स अगर आप देखेंगे आगे रे डायग्राम देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस passes through without suffering any deviation। अगर इस पॉइंट के थ्रू ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई रे पास करती है तो बिना डेविएट हुए, बिना रास्ता चेंज किए, बिना मुड़े, रिफ्रैक्ट हुए वो सीधा निकल जाती है, क्रॉस कर जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। देखो हमारे पास जो लेंस है वो सर्कुलर शेप में इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल हमारे पास, ये सर्कुलर लेंस जो हमारे पास आया उसका जो डायामीटर है, एक ऐसी कॉर्ड जो बिल्कुल सेंटर से पास करती है उसको बोलते हैं डायामीटर। तो ये जो उसका डायामीटर है इसी को बोलते हैं हम लेंस का अपर्चर। ठीक है, और अब बता रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम जिन भी लेंसेज की बात करेंगे तो उनका जो अपर्चर है बहुत छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में। ठीक है, अपर्चर मान लो उनका होगा जैसे 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना, 4, 5, 6 सेंटीमीटर इतना उनका अपर्चर होगा। और जो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा कम से कम 15-20 सेंटीमीटर के बराबर। तो मतलब जो अपर्चर है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होगा, जितने भी हम यहाँ पे लेंसेज को डिस्कस करेंगे। सच लेंसेज आर कॉल्ड लेंस विद स्मॉल अपर्चर। तो ऐसे लेंसेज जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर उनके अपर्चर से बहुत बड़ा हो तो उनको बोलेंगे हम लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। What happened when parallel ray of light incident on lens? तो जब किसी लेंस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी, टकराएंगी आके, तब क्या देखने के लिए मिलेगा? तो चलो इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। ये सेम एक्टिविटी हमने मिरर के लिए भी करी थी। देखो पैरेलल रे को कब हम कंसीडर करते हैं? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है, बहुत दूर रखा होता है। तो हमारे पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट छोड़ता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो बहुत दूर है, वो कौन सा है? सन। तो सेम हम यहाँ भी एक्टिविटी करेंगे। एक कन्वेक्स लेंस हमने लेना है और
उसको सूरज की तरफ को डायरेक्ट करना है, और वो क्या करेगा, अब कन्वेक्स लेंस उस पे पड़ने वाली सारी लाइट को कन्वर्ज करते हैं, जैसा आपको यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, वो सारी लाइट को कन्वर्ज करते हैं एक जगह पे। ठीक है, जहाँ पे वो कन्वर्ज कर रहे हैं, फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर, उस सारी लाइट को एक पेपर की शीट पे जहाँ पे इकट्ठा करेंगे, उसको एक पेपर की शीट पे हम फोकस करेंगे, मतलब हम सन की एक शार्प और ब्राइट इमेज जो है उस पेपर पे बनाएंगे। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन सेम पोजीशन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक लेंस और पेपर को उसी पोजीशन पे अगर हमने रखा, तो हम देखेंगे जो पेपर है उसके साथ क्या क्या होने लग जाएगा। तो देखेंगे, देखो धीरे धीरे जो पेपर है वो जलने लग जाएगा, और अगर आपने फिर भी उसको नहीं हटाया, तो वो थोड़ी देर बाद वो प्रॉपर जो फायर है, आग है, उसको पकड़ लेगा, आग पूरी तरह से वो जल जाएगा। तो देखो, किसी लेंस की हेल्प से आपने ऑलरेडी कभी ना कभी तो पेपर जलाए होंगे, आपने ऐसा बचपन में किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, जो भी सन से लाइट आ रही थी, बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही थी लेंस की तरफ को, लेंस ने उन सभी रेज को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, एक शार्प पॉइंट पे उसने इकट्ठा कर दिया। मतलब उन जितनी भी जो रेज थी, जितनी भी पैरेलल रेज थी, उन सभी की जो हीट है, वो सारी हीट अब उसी एक पॉइंट पे जा रही है। देखो, सनलाइट की सारी हीट, यहाँ पे तो हम 4-5 रेज बना रहे हैं, पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो वहाँ पे हज़ारों लाखों रेज आ रही हैं एक साथ। तो उन सभी की हीट एक पॉइंट पे जब पड़ती है, तो पेपर देखो आसानी से जलने लग जाता है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अचीव हो जाता है, और वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द पेपर, in fact the bright spot you got on the paper is the real image of sun। तो जो आप ब्राइट स्पॉट आपको पेपर पे मिल रहा है, वो क्या बता रहे हैं कि वो सन की एक इमेज ही है, रियल इमेज है सन की। the concentration of sunlight at a point generate heat, this causes paper to बर्न। तो यही जो हमने एक्सप्लेन किया अभी आपको, कि जो सन की सारी लाइट की जो हीट है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेपर जलने लग जाएगा। नाउ वी शैल कंसिडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। What happened when you pass such rays of light through the lens? This is illustrated for a convex lens in figure 10.12a एंड कनकेव लेंस इन फिगर 10.12b। तो आपको यहाँ पे मैं 10.12a आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे 10.12a में हमें क्या बता रहा है कि जितनी भी रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कन्वेक्स लेंस पे जब वो पड़ रही हैं, उसके बाद वो सारी रिफ्रैक्ट हो रही हैं, उनका रास्ता चेंज हो जा रहा है, एंड आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और सभी की सभी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं। और वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो, कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हमें बता रहे हैं, द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस आर कन्वर्जेड टू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो आपने इसको नोट कर लेना है, क्योंकि आपसे कभी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस क्या होगा आपको लग गया पता। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे फिगर 10.12b आप देख रहे होंगे, इसको अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और कनकेव लेंस पे गिर रही हैं, वो सारी रे डाइवर्ट हो जा रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, आर अपीयरिंग टू बी डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही हैं, उसी पॉइंट से वो बाहर की तरफ को जा रही हैं। दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। यही पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस का यही पॉइंट हमारे पास कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कनकेव लेंस
after refraction from the lens are appear to be diverging from a point on principal axis. This point is called principal focus of concave lens. तो यहाँ पे principal focus concave lens का क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली। देखो अब हमारे पास एक और बात है कि अगर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लेंस है एक फेज से हमने देख लिया, एक फेज से लाइट को गुजार के देख लिया, वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी। अगर उससे अपोजिट फेज से हम ट्राई करेंगे दोबारा से, तो हम देखेंगे कि एक और प्रिंसिपल फोकस हमें दूसरी साइड पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल फोकस है इसको जनरली एफ लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें पता है ऑलरेडी। पर क्योंकि लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस हैं, देखो फोकस को फोकी बोला जाता है, उसका प्लूरल वर्ड है, एक से ज़्यादा हैं तो उसको क्या बोला जा रहा है, फोकी। तो दो फोकस क्योंकि दो फोकस होते हैं किसी भी लेंस के, तो इसलिए उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए लेफ्ट साइड वाले को F1 और राइट साइड वाले को F2 बोल दिया जाता है। The distance of principal focus from optical center is called focal length। तो focal length की डेफिनेशन तो आपको पता ही है। लेंस के केस में जो focal length होगी वो होगा distance from principal focus फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसी को बोलेंगे फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और जनरली दोनों सरफेसेस के लिए ये बराबर ही होती है, तो इसलिए इसको एफ से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, रिकॉल एक्टिविटी 10.11। तो देखो कैसे आप किसी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि हम लाइट को एक पॉइंट पे गिरने देंगे और उस पॉइंट की हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकाल लेंगे लेंस से, तो वो आ जाएगा उसका फोकल लेंथ। तो ऐसा हमने किया हुआ है ऑलरेडी, जब मिरर हम पढ़ रहे थे उस केस में हमने किया है। तो दोबारा से आसानी से हम देख लेंगे कि लेंस से वो पॉइंट जहाँ पे सूरज की लाइट सारी इकट्ठी हो रही, कन्वर्ज हो रही, कितने दूर है उतना उसका फोकल लेंथ आ जाती है। तो ये जब आपने जल्दी में इसको अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ लेंस एंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ। तो जैसा हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इस एक्टिविटी से आपको मिल जाएगी फोकल लेंथ। ये था हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, कनकेव लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, ये सारा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। उनके प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। एक और जो रिलेशन आपने पढ़ा था है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R, वो हमेशा ही होता है 2F के बराबर। ठीक है, 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर। तो ये जो रूल है यहाँ भी सेम फॉलो होता है। तो इसीलिए आपने ये जो फिगर आपने देखी 10.12 या 10.12A या 10.12B, इन दोनों फिगर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कहीं पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा आपको दिख जाएगा 2F1 या फिर लिखा होगा 2F2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इन्होंने फोकस का ही डबल लिख दिया है। ठीक है, कि फोकस के डबल के बराबर है, 2F1 या 2F2 लिख दिया हुआ है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 2F1 का मतलब है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, 2F2 का मतलब है कि वो दूसरी तरफ वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आगे आपके काम आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।